हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। याद रखिएगा कि आजकल जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है वो सिंगल लाइन में कभी नहीं पूछी जाती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, इसलिए कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके बाद आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है या फिर पहला और दूसरा सही है या फिर तीनों सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका मतलब आपको पूरी घटना समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरू कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। और इससे पहले कि आज के करंट अफेयर शुरू करें, कल के 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे, इन्हीं के आंसर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ये आपको बताना था। सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी वाला, यानी कि चीन में। रेशम कीट पालन जो सबसे पहले हुआ शुरू, वो चीन में शुरू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि 29। मनुष्य के सिर में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है। तो अभी हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कब मनाया? 20 मार्च को मनाया। इसके लिए थीम क्या थी इस वर्ष के लिए? इसकी थीम थी हैप्पियर टुगेदर। ठीक है, तो वर्ष 2019 के लिए इसकी थीम क्या थी? किसी ने कमेंट करके बताया था, तो ये अच्छी बात है, आपको थीम जरूर पता होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो विश्व टीबी दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इट्स टाइम, ये जो है इस वर्ष के लिए इसकी थीम रखी गई है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। इसके लिए इस वर्ष की थीम क्या है और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों पर किस देश की संप्रभुता को मान्यता देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इजराइल। गोलन पहाड़ियों पर बोलिए या फिर इसको गोलान हाइट्स आप बोल लीजिए, क्योंकि गोलान हाइट्स भी जो है इसको लिखा जाता है गोलान हाइट्स, तो मैक्सिमम जो है इसको गोलान हाइट्स ही लिखा जाता है। हिंदी में गोलन पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलान हाइट्स पर किसकी संप्रभुता को मान्यता दी है अमेरिका ने। सही आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कि इजराइल। ठीक है, जो गोलान हाइट्स है उस पर बेसिकली इजराइल का कब्जा है। पहले ये सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। 1967 पे जो है इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया अपना, और उसके बाद से जो है ये इजराइल का हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी गोलान हाइट्स जो है उसको कभी भी मतलब इजराइल का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि हम जो है इस हिस्से को अब इजराइल का हिस्सा मान लेंगे, यानी कि इजराइल जो अधिकार करता है इस हिस्से पे, वो जो है अब मान्यता दे दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। तो आप एक तरफ सीरिया देख रहे हैं, तो ये सीरिया का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर देखिए इसने ये जो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये कह सकते हैं जो एरो बना के लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक साइड जो है यहाँ पर इजराइल है, दूसरी साइड है जो है वो है सीरिया, और बीच में है गोलान हाइट्स। तो इसी को जो है अमेरिका ने मान्यता दे दी है, कहा है कि ये हिस्सा भी अब इजराइल का है। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लगातार 5वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती है, या फिर कह सकते हैं SAFF महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती है लगातार 5वीं बार। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि भारत। SAFF का फुल फॉर्म हुआ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो इसी की महिला चैंपियनशिप जीती है लगातार 5वीं बार भारत ने। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप जो ये जीती है इस बार फुटबॉल चैंपियनशिप, इसके फाइनल में नेपाल को हराया 3-1 से। ओके, तो आपको पता होना चाहिए किसको हराकर जो है लगातार 5वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है भारत ने। और बेसिकली याद रखिएगा कि जो ये सैफ कप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? नेपाल में ही किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर से यही है हमारी टीम फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है जिसने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये महिला फुटबॉल टीम है हमारी जिसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है लगातार 5वीं बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि 23 मार्च को IPL के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में शुरू हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 12वां संस्करण है जिसकी शुरुआत की गई है 23 मार्च से। मुंबई में शुरू हुए हैं IPL के जो 12वां जो संस्करण है वो IPL का मुंबई में शुरू हुआ है। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इससे पहले अभी तक जो एग्जामों में पूछा जाता था वो काफ़ी आता था कि IPL 2018 का विजेता कौन था। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है IPL 2018 की विजेता थी। अब जब एग्ज़ाम होंगे IPL 2019 जब ख़त्म होंगे
तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष जो है कौन रही इसकी विजेता, और फिर वो पूरा साल चलेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिलहाल में ये 3 पॉइंट हैं, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में जलवायु नीति में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों के नाम शामिल किए गए हैं। जलवायु नीति कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जिन लोगों ने बहुत कठोर कदम उठाए, ऐसे 100 लोगों की जो है सूची तैयार की गई है। इसमें से कितने भारतीय शामिल है, तो 7 भारतीय इसमें शामिल हैं। 100 प्रभावशाली लोगों में 7 भारतीय हैं। 7 के 7 के नाम याद रखिएगा, और कौन से पोस्ट में है ये नहीं भी पता होगा, लेकिन नाम जरूर पता होना चाहिए। मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, तो इनका नाम इसमें शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम भी इसमें शामिल है। पुणे की मेयर हैं मुक्ता तिलक, इनका नाम भी शामिल है, 3 हो गए। ज्योति किरीट पारिक, इनका नाम भी शामिल है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट की। इसी तरीके से सुनीता नारायण हैं, ये भी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड द इन्वायरमेंट की। इसी तरीके से वंदना शिव हैं, जो कि फाउंडर हैं रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड द नेचुरल रिसोर्स की। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। उपेंद्र त्रिपाठी, इनका नाम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। उपेंद्र त्रिपाठी कौन है, तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बहुत ज़्यादा चर्चा में क्या है, पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में है क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो उसी के जो है ये महानिदेशक हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ओला कैब कंपनी पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ओला कैब कंपनी पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर आरोप लगा है कि जो लाइसेंस की शर्तें थी, किसी भी कंपनी को, किसी भी कोई अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और वो पूरे राज्य के लिए हो, तो इससे लिए सरकार की तरफ से जो है आपको बहुत से नियम बताए जाते हैं और उनका आपको पालन करना होता है। तो वैसे ही जो है ओला को भी बताए गए थे लाइसेंस देने से पहले, लेकिन जो है कई नियम जो हैं जिनका उल्लंघन इसने किया है, जिसमें से एक नियम है कि कर्नाटक सरकार की जो नीति है उसके अनुसार जो बाइक टैक्सी चलती हैं उनको, वो जो है कर्नाटक में नहीं चल सकती। लेकिन ओला ने जो है बाइक टैक्सी कर्नाटक में भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसको पहले भी जो है कई बार सरकार की तरफ से नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, और अब जो है 6 महीने का प्रतिबंध यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर 6 महीने तक ओला जो कैब होती हैं वो नहीं चल पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7वां कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने पाकिस्तान को $2.1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि चीन ने पाकिस्तान को $2.1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। और ये जो ऋण है, जो पैसे हैं, ये चीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करेगा। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मदद के लिए जो है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 1-1 अरब डॉलर का ऋण दिया है इसको। और काफ़ी खस्ता हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो फिलहाल में ये जो पैसा है ये पाकिस्तान को ऋण के रूप में दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि 25 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि क्रोएशिया की। 25 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। और 25 मार्च को बेसिकली क्रोएशिया की यात्रा पे जाएंगे। 25 मार्च से 28 मार्च तक जो है ये क्रोएशिया में रहेंगे। ठीक है, क्रोएशिया की जो इनकी यात्रा है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनकी पहली यात्रा है क्रोएशिया की। ठीक है, इससे पहले जो है इनने क्रोएशिया की यात्रा नहीं की थी, तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस दरमियान ये बेसिकली यहाँ के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और भारत में जो व्यापार है, निवेश है, उससे संबंधित जो है बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्रोएशिया के अलावा बोल्विया जाएंगे ये, और चिली भी जाएंगे। तो बोल्विया की जो इनकी यात्रा होगी वो 28 तारीख से शुरू होगी और 30 मार्च तक रहेगी। और इसी तरीके से चिली ये 30 मार्च से जाएंगे और 2 अप्रैल तक जो है ये चिली में रहेंगे। 2 अप्रैल को इनकी वापसी हो जाएगी, ये भारत आ जाएंगे। ओके, सो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इन तीनों देशों के बारे में यहाँ पर छोटी सी 3 पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। जैसे कि क्रोएशिया की राजधानी की अगर बात करें तो जाग्रेब है, मुद्रा यहाँ की कुना है और राष्ट्रपति हैं कोलिंडा। बोल्विया की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है सुक्रे। इसी तरीके से मुद्रा है यहाँ की बोल्वियानो और राष्ट्रपति हैं एवो मोरालेस। चिली की अगर बात करें तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है यहाँ की पैसो
और राष्ट्रपति हैं सेबास्टियन पिनिएरा। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति पता होना चाहिए, मुद्रा पता होनी चाहिए और राजधानी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़। इसके अलावा अगर हम मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना इंडिया है और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, क्रोएशिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और पूरे बॉर्डर भी बने हैं रेड कलर का, तो आपको साफ तौर पे ये दिख रहा होगा। इसके अलावा जो बाकी के दो देश हैं, जिसमें कि एक तो गया बोलिविया और एक हो गया चिली, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अपने इंडिया से, ये अमेरिका में जो है ये दोनों के दोनों देश। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये गए हैं, जाएंगे मतलब। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला अमेरिकी या राष्ट्रपति, अमेरिकी कर लीजिएगा इसको, अमेरिकी राष्ट्रपति घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जिमी कार्टर को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति घोषित किया गया है। इनकी जो उम्र है वो 94 वर्ष और 172 दिन की हो गई है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के नाम पे था, और मैंने आपको बताया भी था कि जॉर्ज H.W. बुश का निधन हो गया। 41वें राष्ट्रपति थे ये अमेरिका के। 30 नवंबर 2018 को इनका निधन हुआ था 94 वर्ष 171 दिन की आयु में। ठीक है, तो इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिमी कार्टर ने। इनकी उम्र जो हो गई है वो हो गई है 94 वर्ष 172 दिन। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, सो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं तो ये हैं जिमी कार्टर, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति और सबसे लंबी अवधि तक, सबसे लंबी समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में फ़ोनपे ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आमिर खान। फ़ोनपे ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसे ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता है कि वीवो IPL 2019 की शुरुआत हो चुकी है, तो टीवी पे अगर आप देखेंगे तो जो मैच आप टीवी पे देखेंगे उसमें जो फ़ोनपे है ये स्पॉन्सर की भूमिका निभा रहा है। तो आपको बीच बीच में फ़ोनपे के ऐड भी देखने को मिल जाएंगे और पावर्ड बाय फ़ोनपे भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 2 के 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11वां कि 23 मार्च से सुल्तान अजलान शाह कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, ये हमको यहाँ से बताना है। तो इसका शुरुआत हुई है मलेशिया में 23 मार्च से सुल्तान अजलान शाह कप पुरुष हॉकी का। और ध्यान रखिएगा कि बेसिकली ये मलेशिया की इफो शहर है, यहाँ पर शुरुआत की गई है इस टूर्नामेंट की। 28वां संस्करण है जिसका आयोजन 23 मार्च से 30 मार्च तक किया जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हॉकी टूर्नामेंट है, तो हमेशा जो है ये मलेशिया में ही आयोजित होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है, हॉकी से, फुटबॉल से, तो ध्यान रखिएगा, या फिर क्रिकेट से, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही है। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं आजकल उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही जो है मौसम में इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो ये मानव गतिविधियों का ही नतीजा है। तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च को हम मनाते हैं ये दिवस। 2019 के लिए इस दिवस की थीम थी द सन, द अर्थ एंड द वेदर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। थीम तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपके लिए आज के प्रश्न हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, एलिफेंटा की गुफाएं सभी लोग जानते होंगे, तो इनका संबंध मुख्यतः कौन से वंश से है, आपको ये भी बताना है कमेंट करके मुझे। ठीक है, आता होगा तो बताइएगा, नहीं आता होगा तो गैस करके तब भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि हाल ही में जारी ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश रहने के लिहाज से सबसे महंगा शहर है। मैंने अभी जल्दी में ही आपको पढ़ाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।